अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय कार्यकारी पार्षद महोदय का, जिन्होंने बजट भाषण दिया है और अपनी नीतियों की घोषणा की है, उसके बारे में उनको हृदय से बधाई देना चाहती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है यह बजट, लेकिन मैं यह भी देखती हूँ कि यह बजट जो है धीरे धीरे गति से समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है। अपनी नीति से यह भूतकाल और वर्तमान दोनों को एक कड़ी में मिलाकर हमें उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाता है, ऐसा मुझे कहना है। इस भाषण को पढ़ने से कि इसमें हमारा कोई भी वर्ग समाज का ऐसा नहीं है जिसे अछूता छोड़ा गया हो, क्योंकि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और मैं यह समझती हूँ कि इस बजट के दौरान यह पूरी तरह से कोशिश की गई है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, जिसे हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कह सकते हैं, उस ढांचे में उस रीढ़ की हड्डी को और भी सशक्त बनाने का पूरी तरह से प्रयत्न किया गया है। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए जो कोशिश की गई है इस बजट के अंतर्गत, वह है उनको सिंचाई के लिए कुएं, गांवों में उनके लिए पक्की सड़कें, जिससे उनके खेत और घर दिल्ली के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। जितनी भी इसमें व्यवस्था की गई है उससे ग्रामीण भाइयों को बड़ी भारी सहायता मिलेगी। उसके अतिरिक्त ग्रामोद्योग के द्वारा जो रोजगारी का प्रबंध किया गया है उससे भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मैं इनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। मैं यह नहीं कहती
कि शिक्षा के दौरान ज़्यादा स्कूल न खोले जाएं, पर हमारी यह नीति होनी चाहिए कि भले ही स्कूल थोड़े खोले जाएं, पर सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा की नीति में परिवर्तन की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम प्रजातंत्र में रहते हैं। प्रजातंत्र को अगर हमें सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें ऐसे नागरिक चाहिए जिन्हें अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों का भली भांति ज्ञान हो। शिक्षा की वर्तमान नीति से हम अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सजग होंगे और कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग नहीं होंगे। श्रीमान, मैं आपको बताऊंगा कि खेती में सुधार के बारे में हमारे कुछ लोगों का क्या विचार है। हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से अलग अलग विचार किया है। विशेष रूप से सबसे ऊंची सीमा बांधने तथा सहकार के प्रश्न पर, किंतु हम अनुभव करने लग गए हैं कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। अगर हमारे देश में बड़े बड़े फार्म होते तो यह कल्पना की जा सकती है, भले ही आप इससे सहमत न हों, कि उनका कार्य संचालन दक्षता से होता और उत्पादन भी बहुत बढ़ सकता और साथ ही साथ आधुनिक तौर तरीकों का विस्तार हो सकता। भारत की मूल समस्या यह है कि यहाँ जोत की भूमि छोटी है और टुकड़ों में बटी है। साधारण तौर पर मैं कहूँ कि यह 1, 2 या 3 एकड़ है। इतनी छोटी जोत की भूमियों से हमारे किसान केवल अपना काम भर चला सकते हैं, लेकिन आधुनिक तौर तरीकों को अपनाने में बहुत कम प्रगति करेंगे। अब सबसे ऊंची सीमा बांध देने से ऐसा भी हो सकता है कि कुछेक जो बड़े फार्म हैं उनमें काट छांट हो, जो कि प्रयोजन भी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रगति हो
और आधुनिक तौर तरीकों का प्रचलन हो, तब तो ये जो अनगिनत छोटे छोटे फार्म हैं, इनको सहकारी ढंग से चलाना है, जिससे कि वे आधुनिक उपायों का लाभ उठा सकें। सहकारी ढंग से कार्य करने से मेरा मतलब है विविध प्रकार से सहयोग देना। हम सोचते हैं कि पहला कदम सहकार होना चाहिए और ऋण के अलावा अन्य कई प्रकार से भी सहायता की जा सकती है, जैसे वस्तुओं को खरीदना और बेचना, बीज, खाद तथा इसी प्रकार की वस्तुओं को दिलाना। दूसरा कदम है धीरे धीरे बीच वाले आदमी को हटा देना। फिर दूसरी स्थिति आती है जिसको मिलजुल कर खेती करना कहते हैं। यद्यपि उसमें भूमि पर अधिकार बना रहता है। इस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है, जिससे अधिक से अधिक सीमा की समस्या को सहकारों से अधिक जोड़ा जा सके, नहीं तो उत्पादन गिर जाने का भय है। यह एक जटिल समस्या है जिस पर मनन हो रहा है। सहकार से मेरा मतलब एक गांव के सहकार से है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 गांव का सहकार भी हो सकता है, यदि वे निकट से संबंधित हैं। लेकिन हमारी सरकार इनकी भरपूर सहायता करेगी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना
के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है, उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस आपातकाल के समय मैं तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चनें पड़ती हैं, वे दूर की जाएं। किसान भारत की रीढ़ है। अगर इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने, जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफी काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर देखा गया है कि काफी काम हो रहा है, जबकि कुछ को
इतनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि वहाँ काम न होने के कारण वे इलाके विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ पर चाहे उद्योग धंधों की योजना हो या किसी अन्य विकास के विषय में हो, दूसरे राज्यों की तुलना में वहाँ बहुत कम काम हो रहा है और वह पिछड़ता ही चला जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में इस सदन के इधर के बैठने वाले लोगों ने और उधर के बैठने वाले लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। जैसा कि यह विधेयक है, इसको अभी प्रवर समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सम्मुख फिर से विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरे तरीके से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसके अनुबंधों का संबंध है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं या उनको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही हैं वह सब नोट की गई हैं और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। प्रवर समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही हैं, वह बहुत आवश्यक मालूम हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा है कि उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम कर ली है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक
इस सहकारी विधेयक का संबंध है। बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही हैं। मैं सब बातों का विवरण मैं तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में खास बातों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनतंत्र कायम किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी, जो अभी तक नहीं के बराबर हैं। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए न तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती हैं और न ही बहुत महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग
तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरें तो उन पर कार्रवाई करेंगे।